ओके हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था डीसी मोटर, ठीक है। तो हम सीरीज मोटर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है संट मोटर, ठीक है। तो हम संट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो किस टाइप से हम कनेक्शन करते हैं एक संट मोटर, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, आर्मेचर, ठीक है। तो इससे पहले सीरीज मोटर था, तो जो वाइंडिंग थी फील्ड वाइंडिंग वो सीरीज में लगी थी। अब यहाँ पर जो आपका शंट मोटर है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग लगेगी वो पैरेलल में लगेगी, जैसा हमने मोटर में जनरेटर में देखा था, ठीक है। सेम वही है, बस उसमें सप्लाई यहाँ से बाहर जा रही थी, इसमें क्या होगी, सप्लाई अंदर आएगी, ठीक है। क्योंकि हम जनरेटर में सप्लाई बाहर लेते हैं और मोटर में सप्लाई हम अंदर देते हैं, ठीक है। तो यहां से मान लो लोड करंट, ठीक है, डीसी सप्लाई दिया यहां से, ठीक है। बाहर से हमने क्या दिया है, सप्लाई दी है, ठीक है। ये आपका आर्मेचर है, ये आपका संट फील्ड है, तो उसको एफएसएस नाम दे देता हूं। इसमें जो करंट जाएगा वो संट करंट ही जाएगा, ठीक है। और इसमें जो करंट जाएगा वो जाएगा आर्मेचर करंट, ठीक है, ठीक। तो इस सर्किट से आप देखोगे तो जितना वोल्टेज आप दोगे, जितनी डीसी सप्लाई आप डीसी वोल्टेज जितना दोगे उतना ही इस संट के अक्रॉस अप्लाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इसके पैरेलल में है, जो आपका संट है ना वो पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो जो जितना हमने मान लो कि वी वोल्टेज है ना, तो वी पूरे का पूरा यहां पर लगेगा इसके अक्रॉस, संट के अक्रॉस। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जितना यहां वोल्टेज आएगा उतना ही यहां भी जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों किसमें, पैरेलल में, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया फिर, V, ठीक है। V इसलिए हो क्योंकि मैंने V सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे इसमें न्यूमेरिकल पूछ लेता है, कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, कि करंट का मान कितना होगा, तो वही, ठीक है, V इजिकल टू आई आर लगाएंगे हम, ओम्स लॉ। तो यहां से आपका ISH कितना है, ISH कितना आ जाएगा, ISH इजिकल टू V अपॉन आर। V कितना है, V, R कितना है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लेता हूँ R, सॉरी F लिख दिया मैंने, चलो R से नोट करते हैं, ठीक है। RSH से रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया RSH, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से डिराइव किया है, I इजिकल टू कितना आएगा यहाँ से, V अपॉन R। तो इसी फॉर्मूले को मैंने इस सर्किट में लगा रखा है कि मतलब यहाँ पर जो आपका संट करंट होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो आपका इस संट करंट निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ISH क्या है, इस फील्ड वाइंडिंग में करंट, और RSH क्या है, इसका प्रतिरोध, और वोल्टेज क्या है, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज लगने वाला है, फिर जो आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये आपका डीसी मोटर का सर्किट था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर मैं आर्मेचर करंट की बात करूं तो आर्मेचर करंट कितना होगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि जो लोड करंट होगा वो किसके बराबर होगा, आर्मेचर करंट प्लस आपका संट करंट। तो ये फॉर्मूले याद रखने आपने, ठीक है। सीरीज मोटर में क्या था, तीनों की तीनों क्या थे, बराबर थे, ठीक है। मतलब आपका IL, IA और फील्ड करंट तीनों बराबर थे, ठीक है। तो ये याद रखने हैं। अब ये हो गया आपका इसका सर्किट डायग्राम और इसके बेसिक थोड़े से फॉर्मूले, और हम इसका देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, विशेषता, ठीक है, क्योंकि हमने सीरीज मोटर की विशेषता देखी थी, ठीक है। तो फर्स्ट आया आपका, ठीक है, इस चीज के बीच में स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, ठीक है, स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि आपका लोड की बात हो रही है ना, स्पीड और लोड की बात हो रही है कि लोड करंट बढ़ाने से आपका स्पीड में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले सीरीज मोटर में देखा कि आप जैसे जैसे लोड करंट बढ़ाओगे आपका स्पीड क्या होता, ठीक है। अगर आपने ग्राफ कल का जो लास्ट लेक्चर था, ठीक है, उसमें आपने देखा कि अगर आप लोड करंट बढ़ाओगे ना तो स्पीड क्या होता है, कम होने लगती है। कैसे कम होती है, ये हमने डिस्कस किया था कि जब हम लोड करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करता है, क्योंकि जो लोड करंट होता है वो फ्लक्स में से ही पास होता है। तो लोड करंट इंक्रीज होना मतलब फ्लक्स का इंक्रीज होना, फ्लक्स इंक्रीज होना मतलब आपका स्पीड कम होना। क्यों, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला देखा था
कि स्पीड किसके समानुपाती होता है या फिर प्रोपोर्शनल होता है बैक ईएमएफ और फ्लक्स के। मतलब ऐसा कह सकते हो कि जो स्पीड होता है वो बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जो शंट मोटर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो शंट करंट होता है ना है ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिक्स कांस्टेंट रहेगा, मतलब लगभग ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, अप्रोक्सन क्या रहता है, ये लगभग इसका मान कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो ये जो फ्लक्स उत्पन्न करेगा उसका मान क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। कहने का मतलब आप लोड करंट कितना भी इंक्रीज कर लो इसका मान अंदाजन सेम रहता है किसी भी लोड पर। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ग्राफ को ड्रॉ करूं, ठीक है, ये आपका लोड करंट को दर्शा रहा है। ठीक है, आई एल को दर्शा रहा है और ये आपका ओरिजिन है और ये लाइन आपको दिखा रहा है स्पीड को। ठीक है, तो अगर स्पीड, ठीक है, एन को किस दिखा रहे हैं, स्पीड से। तो देखो स्टार्टिंग में जो स्पीड होगा वो यहां से शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फ्लक्स का मान होता है बहुत कम होता है ना। ठीक, क्योंकि लोड करंट कम होगा, लोड करंट कम होगा तो आपका फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम तो स्पीड बहुत ज्यादा। तो स्टार्टिंग में जो ग्राफ ड्रॉ यहां से करोगे आप। ठीक है, तो अगर आइडियल अगर मोटर शंट मोटर की बात करूं तो इसने ऐसा होना था ग्राफ, मतलब आप लोड करंट कितना भी बढ़ा लो आपका जो स्पीड था वो कांस्टेंट रहना था। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हल्का सा स्पीड कम होता ही है। ठीक है, तो आप ग्राफ ऐसा बनाओगे, आगे थोड़ा सा कांस्टेंट फिर हल्का सा कम। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कम होगा ही। ठीक है, लेकिन जो एक आइडियल शंट मोटर होता है या फिर शंट मोटर की जो बात होती है, ठीक है, उसमें स्पीड बहुत हल्का सा कम होता है तो उसे हम कांस्टेंट ही मानते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि शंट मोटर की अगर मैं बात करूं तो उसका जो स्पीड होता है वो किसी भी लोड पर क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया कि जो शंट मोटर होती है अगर मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूं स्पीड और लोड करंट के बीच में तो कैसा आता है, पहले ये कांस्टेंट लाइन दिखाएगा लेकिन लास्ट में तो हल्का सा ड्रॉप होता ही है। ठीक है, तो ये उतना ड्रॉप नहीं होता है, हल्का सा ड्रॉप होता है। ठीक है, ठीक, तो इस मोटर को कहा जाता है कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर। ठीक है, मतलब इसका जो गति होती है वो नियत रहती है। ठीक हो गया। ठीक, अब इसका देखो फिर कैसे हम नियत कह रहे हैं। देखो एक मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि एन किसके समानुपाती होता है, ये फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब ठीक है, जो आपका एन होता है, ठीक है, हाँ इसी फॉर्मूले को आप वो भी कर सकते हो, एन इजिकल टू ईवी को क्या रख सकते हो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल करने के काम आएगी आपकी। ठीक है, बस मैं उसको थोड़ा सा ड्राइव कर दे रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल जब आए तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जो आपका बैक ईएमएफ होता है वो V माइनस आई ए आर ए। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट दिन आपको समझाया था, फिर से देख लो। यहां से आप वोल्टेज अप्लाई करोगे। ठीक है, अब ये वोल्टेज इस आर्मेचर के अक्रॉस पूरा का पूरा अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब यहां पर कितना है, V वोल्टेज है। ठीक है, फिर ये आर्मेचर का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा। तो ये वोल्टेज कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस में खर्च होता है और बाकी बचा हुआ फिर वो वोल्टेज अंदर जाता है। ठीक है, तो अंदर क्या हुआ, बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ। अब अंदर बैक ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, जितना आप बाहर से वोल्टेज दोगे और जितना आपका लॉस हुआ। तो जितना आपने बाहर से वोल्टेज दिया उसमें से अगर लॉसेस में हुआ वोल्टेज आप घटा दोगे तो आपको बैक ईएमएफ मिल जाएगा। कहने का मतलब आपने बाहर से V दिया, ठीक है, अंदर दिया V, बीच में क्या मिले, लॉसेस मिले। ठीक है, बीच में क्या मिले, लॉसेस मिले। अब जो आपने बाहर से वोल्टेज दिया कुछ खर्च हुआ और खर्च होने के बाद आपको क्या मिला, अंदर बैक ईएमएफ मिला। तो ये बैक ईएमएफ कितना होगा, V माइनस ये लॉसेस, वही तो बैक ईएमएफ होगा। V में से जब आपको लॉसेस माइनस करोगे तो ये आपको बैक ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, ठीक, देखो आप दे तो अंदर यही वोल्टेज रहे हो ना, लेकिन आपको अंदर इतना वोल्टेज मिल रहा है जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। तो ये घटता है थोड़ा सा बीच में लॉसेस के कारण। ठीक है, आर्मेचर में जो प्रतिरोध होता है और जो अलग अलग से लॉसेस होते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस उसकी बात कर रहा हूं। तो वहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण। तो वो ड्रॉप अगर मैं इस वोल्टेज में से माइनस कर दूं तो आपको ये बैक ईएमएफ मिलेगा। तो मैंने इस बैक ईएमएफ की जगह कितना लिखा है, V माइनस आई ए आर ए। ठीक है, अपॉन में आपका K1 या K
फाई। ठीक है, इस पोस्टल के साइन को हटा के मैंने क्या लिख दिया, कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर आपका ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, एन क्या है, मोटर की स्पीड है। ठीक है, वी क्या है, आरोपित वोल्टेज, जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया है। आर ए क्या है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस। आई ए क्या है, आर्मेचर में करंट। और फाई क्या है, प्रति पोल फ्लक्स, इसकी इकाई क्या होती है, वेबर में होती है। ठीक है, और ई बी क्या है, बैक ईएमएफ। ठीक है, ठीक, तो जो आपका ये संट मोटर रहता है, इसको वहां हम यूज करेंगे जहां पर आपका स्पीड क्या होगा, या फिर जहां पर आपको स्पीड क्या चाहिए होगा, कांस्टेंट चाहिए होगा। ठीक है, ठीक है, अब ये कहाँ यूज करते हैं, हम पहले इसकी सारे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि संट मोटर को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि करके इसकी विशेषताएं, फिर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है। ठीक है, ठीक, तो हमने स्पीड और उसके बीच में ग्राफ देख लिया। ठीक है, अब है आपका इसी के बीच में टॉर्क एंड लोड के बीच में, लोड करंट के बीच में। ठीक है, आपके एग्जाम में आपको आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपका अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आने वाला है तो ऐसा नहीं कि ग्राफ नहीं आएंगे, ग्राफ बना होगा वहां, बस आपको टिक लगाना होगा कि कौन किसका कौन सा ग्राफ है। ठीक है, तो अब कौन सा है, टॉर्क एंड लोड करंट के बीच का ग्राफ। ठीक है, तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने कहा था आपका कि जो टॉर्क की इक्वेशन होती है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई ए के। ठीक है, लेकिन आपका जो संट मोटर होता है उसमें ये फाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आपका संट करंट जो होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है, तो यहां पर हम फाई को भी कांस्टेंट मानते हैं। तो यहां पर जो टॉर्क होता है वो समानुपाती होता है सिर्फ आई ए के। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आपका टॉर्क भी बढ़ेगा उसी अनुपात से। ठीक है, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं था। सीरीज में अगर आप आर्मेचर करंट बढ़ा रहे थे तो आपका जो टॉर्क था वो उसके कितने से, वर्ग से इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, अगर आपको पीछे वाला वीडियो में देखा है, ठीक, तो यहां पर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, ये अगर आपका लोड करंट है और ये आपका टॉर्क है, घुमाओ बल, तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा, लीनियर। ठीक है, मतलब आप लोड करंट बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो से आपका टॉर्क भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर आपका ग्राफ आ गया, हमेशा याद रखना। ठीक है, जबकि आपका आपने देखा होगा सीरीज मोटर की जब मैंने बात की थी वहां पर ग्राफ इस टाइप का आया था, इस टाइप से इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या था, उसमें क्या था, आपका टॉर्क वर्ग की इसको वो था। ठीक है, कुछ देर तक आपका इस जैसे इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, मतलब कुछ देर तक आपका इस कर्व में जाता है, उसके बाद होता है स्ट्रेट लाइन। ये वाली स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, क्योंकि जो आपका सीरीज मोटर होता है स्टार्टिंग में जो टॉर्क होता है वो ये वाले क्वेश्चन को फॉलो करता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऐसा कर्व आता है, फिर कुछ देर बाद, ठीक, जब सैचुरेट हो जाता है मैग्नेट उसके बाद फिर ये स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, फिर से देख लो यहां पर, अगर मैं दोबारा से ड्रॉ करूं तो फर्स्ट में ऐसा कर्व आता है, उसके बाद यहां से स्ट्रेट होता है। ठीक है, मतलब जो लीनियर वाली ग्राफ को ये बाद में फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि बाद में ऐसा क्या होता है, बाद में वहां ये जो फ्लक्स होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि सैचुरेट हो जाता है एक लिमिट के बाद। तो ये आपका सीरीज मोटर का ग्राफ है। ठीक है, लोड करंट और टॉर्क के बीच का। ठीक है, यहां से ऐसा कर्व टाइप का है ये, और यहां पर से फिर स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहां पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अगर मैं संट मोटर की बात करूं तो टॉर्क और लोड करंट के बीच में क्या आता है, एक लीनियर ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। अब लास्ट है इसमें आपका कि स्पीड और टॉर्क के बीच में। ठीक है, स्पीड एंड टॉर्क के बीच में। ठीक, तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ करना है हमने, ये टॉर्क है, ये स्पीड है। ठीक है, तो देखो फिर अभी तक हमने क्या देखा कि जो टॉर्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इस पे सिर्फ आर्मेचर करंट पे, इधर क्वेश्चन से। ठीक है, ठीक हो गया। तो आपका जो ये है स्पीड है वो किस पे डिपेंड करता है, इससे पहले हमने फॉर्मूला लिखा था ए बी बटे फाई। ठीक है, अब फाई तो यहां कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका,
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आप जैसे जैसे टॉर्क इंक्रीज करोगे, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, और फाई आई ए प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई के, ठीक है, ये याद रखना है, ये फॉर्मूले आपने, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है, अगर आपने क्या किया, टॉर्क इंक्रीज किया, टॉर्क अगर इंक्रीज हुआ है तो आपका फाई ए इंक्रीज होगा, ठीक है। अब फाई ए इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, आप इसको कितना भी इंक्रीज कर लो, ये फाई का मान क्या होता है, हल्का सा बढ़ता है लेकिन उसको कांस्टेंट माना जाता है। तो यहां पर फाई क्या है, कांस्टेंट है। अगर फाई कांस्टेंट है, इसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है, तो आपका स्पीड भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। भले ही आप टॉर्क कितना इंक्रीज कर लो, आपका जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, हल्का सा डिक्रीज होता है लेकिन इतना डिक्रीज नहीं होता है, तो इस डिक्रीज को नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब अंदाजन कांस्टेंट टॉर्क ही माना जाता है। तो अगर आप टॉर्क इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपका जो स्पीड है वो लगभग, ये आइडियल के लिए जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, ये एक आइडियल शंट मोटर का है कि आप टॉर्क कितना करो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इतना कांस्टेंट रहता नहीं है, कुछ ना कुछ लॉसेस के कारण स्पीड हल्का सा कम हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो टॉर्क है और स्पीड के बीच में ऐसा ग्राफ आएगा, हल्का सा आपका स्पीड कम होगा, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा, तो इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो हमेशा कहा जाता है कि जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट रहता है शंट मोटर में, ठीक है। तो ये इसके 3 ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ था आपका लोड करंट और किसके बीच में, स्पीड के बीच में, ठीक है। देखो कांस्टेंट है, ठीक है, आप लोड करंट कितना भी बढ़ाते जाओ, लोड करंट बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो आपका स्पीड है वो लगभग कांस्टेंट है, ठीक है, नियत है। फिर आया टॉर्क और लोड करंट के बीच में, टॉर्क लोड करंट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका टॉर्क भी बढ़ते जाएगा उसी अनुपात से, ठीक है, ये हमने देखा। फिर आया स्पीड और टॉर्क के बीच में, टॉर्क आप कितना भी इंक्रीज कर लो, स्पीड कांस्टेंट ही रहने वाला है, हल्का सा कम होता है, उसको ग्राफ द्वारा दिखाया गया है, ठीक है। पेपर में अगर ऐसा आएगा तो ऐसा मत करके आना, ठीक है, ग्राफ ऐसा दिया होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आइडियल शंट मोटर का है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है, हल्का सा स्पीड कम हो जाता है, ये किसका है, आइडियल, ठीक है, एकदम परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी मोटर परफेक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा ही। ये आइडियल शंट मोटर का ग्राफ है, ठीक है, उसमें क्या होगा, एकदम स्पीड बिल्कुल चेंज होगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली आपको यही दिखेगा, ठीक। तो ये है आपका शंट मोटर का कौन सा ग्राफ, स्पीड और टॉर्क के बीच में, ठीक है। अब आया इसके यूजेस कहां होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है, यूजेस, ठीक है। तो इसको लेथ मशीन में यूज किया जाता है, ठीक है, लेथ मशीन, खराद मशीन, ठीक है, लेथ मशीन हो गया, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, ठीक। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज करते हैं, ठीक है, मशीन टूल्स में यूज करते हैं, ठीक है, मशीन टूल्स में, ठीक हो गया। और किस में यूज करते हैं, चौथा ब्लोअर और फैंस में यूज करते हैं, ठीक है, ब्लोअर एंड पंखे पे, ठीक है, एक जो ब्लोअर हो गया आपका और फैन हो गया, ठीक है, और रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप पे यूज करते हैं, ठीक है। तो इतने इसके यूजेस हो गए लेथ मशीन में, मतलब वहां यूज करेंगे जहां आपको स्पीड कांस्टेंट चाहिए, आप लोड इंक्रीज कर रहे हो तो फिर भी आपको जो स्पीड है कांस्टेंट रखना है, तो आप शंट मोटर का यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपके यूजेस हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसा आपका क्या हो गया, ग्राइंडर हो गया, ठीक है, और आपका और क्या रहता है, आपका लकड़ी का रंदा होता है ना इलेक्ट्रिकल वाला, उसमें भी कहीं कहीं आपको मोटर यूज किया जाता है, ठीक है। और इतने सारे हो गए लेथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, इतने सारे अपने इसके यूजेस याद रखने, यहाँ यहाँ आपका शंट मोटर यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जिसे हम कहेंगे कंपाउंड मोटर, ठीक है, ठीक, कंपाउंड जनरेटर जैसा था सेम वही है, ठीक है। तो आपका क्या है, कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो जिसका आपका कंपाउंड जनरेटर था सेम वही है, कंपाउंड मोटर भी आपका कितने हैं, 2 प्रकार का, ठीक है। ठीक, तो फर्स्ट है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर,
और दूसरा है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है, तो ये दो प्रकार की मोटर होती हैं। ठीक, कौन कौन सा? कॉम्युलेटिव और कंपाउंड मोटर। तो पहले हम किसके बारे में देखते हैं? कॉम्युलेटिव के बारे में। ठीक है, तो कॉम्युलेटिव अगर कंपाउंड मोटर की मैं बात करूं, ये भी दो भागों में बटा रहता है। ठीक है, कॉम्युलेटिव और डिफरेंशियल दो हो गए। ठीक है, फिर हम कॉम्युलेटिव को दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है लॉन्ग शंट और दूसरा आता है शॉर्ट शंट। ठीक है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ठीक हो गया? ठीक, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट करेक्टरिस्टिक, ठीक है, अब इसका पहले फिगर देख लेते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम देख लेते हैं किसका, ये लॉन्ग और शॉर्ट का। ठीक है, ये आपका आर्मेचर। ठीक है, अब फिगर से ना आपका सर्किट से ये समझ में आएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल दे देता है तो न्यूमेरिकल तभी आप सॉल्व कर सकते हो तो आपको सर्किट डायग्राम इसका याद रहे। ठीक है, तो इसकी ये शंट वाइंडिंग, ये आपका फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, जैसे आपका सीरीज में और शंट की अगर बात करें तो वहां या तो शंट होगा या सीरीज होगा, लेकिन इसमें दोनों होते हैं। ठीक है, शंट भी वाइंडिंग होगी और सीरीज वाइंडिंग भी होगी। ये आपका फिगर हो गया, यहां से आपका डीसी सप्लाई। ठीक है, तो यहां से करंट आएगा, कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा। इसमें जो करंट जाएगा उसे हम कहते हैं शंट करंट। ठीक है, और उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसे कहेंगे हम शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें जो करंट जाएगा उसे कहेंगे हम आर्मेचर करंट। ठीक है, और यहां से जो करंट आएगा उसे कहेंगे हम लोड करंट। ठीक है, तो ये आपका किसका है? ये लॉन्ग शंट का। ठीक है, ठीक, यहां पर शंट क्या है? लॉन्ग है। अब लॉन्ग क्यों कहते हैं, शॉर्ट क्यों? तभी समझ में आएगा आपको जब मैं शॉर्ट का बनाऊंगा ना। इसे लॉन्ग कहते हैं क्योंकि जो आपका फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, वो पूरे आर्मेचर के यहां से यहां तक कनेक्ट होता है। ठीक, तो अभी आप शॉर्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगी इसको शॉर्ट क्यों कहते हैं और लॉन्ग क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लॉन्ग शंट। ठीक है, ठीक है, और यहीं पर देखते हैं हम आपका शॉर्ट का। यहां से डीसी सप्लाई। ठीक है, अब कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की खासियत ये होती है ना, ठीक है, ये जो दोनों वाइंडिंग दिख रहे हैं आपको, शंट वाइंडिंग की अगर बात करूं या फिर फील्ड वाइंडिंग की बात करूं, ठीक है, इन दोनों में ना करंट की डायरेक्शन सेम होगी। मान इसमें करंट कहां को जा रहा है? नीचे को। इसमें भी करंट कहां जा रहा है? नीचे को। ठीक है, चाहे आप लॉन्ग की बात करो या शॉर्ट की बात करो, दोनों में करंट क्या होगा? सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा। यहां भी नीचे को करंट, यहां भी नीचे को ही जाएगा। ठीक, तो यही कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाता है। मतलब यही डिफरेंस होता है आपका कॉम्युलेटिव और डिफरेंशियल में। ठीक है, डिफरेंशियल में क्या होगा? इन दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर इसमें डाउन है तो यहां क्या होगा? अपवर्ड होगा। तो इन दोनों में आपका जो करंट है वो अपोजिट होंगे। ठीक है, किसमें? डिफरेंशियल में। अगर कॉम्युलेटिव की बात करूं तो इन दोनों में जो एक शंट है, एक क्या है? सीरीज है। इसको मैं सीरीज लिखता हूं, चलो, आर एस ई, आर एस ई, ये है आर एस एच। ठीक है, तो इन दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सेम अगर होगी तो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? कौन सा कंपाउंड मोटर कहलाएगा? कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाएगा। ठीक है, लॉन्ग इसलिए क्योंकि जो आपका संट वो है, आपका वाइंडिंग है, वो पूरे इसके अक्रॉस लगा हुआ है, देखो, तो इसलिए ये लॉन्ग। ये क्या है? सिर्फ इसी आर्मेचर में लगा है। ठीक है, तो ये छोटा है इससे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट संट मोटर कहते हैं। ठीक है, ठीक स्टूडेंट, तो ये आपका समझ में आया ना कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या डिफरेंस है और डिफरेंशियल में। ठीक है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की अगर बात करूंगा तो संट और जो सीरीज वाइंडिंग होगी ना,
उसमें करंट क्या होगा, सेम होगा। यहां अगर नीचे है तो यहां भी नीचे डाउनवर्ड ही होगा, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। मतलब ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक हो गया। चाहे आप लॉन्ग की बात करो चाहे शॉर्ट की बात करो, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की अगर बात करता हूं तो इसमें जो फील्ड और संट की बात करो, सॉरी, ये जो संट और फील्ड में जो करंट होगा वो अपोजिट होगा, वो हम अगले उसमें देखेंगे, ठीक है। बस अभी फिलहाल आप कम्युलेटिव में देखो कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होती है, दोनों वाइंडिंग्स में सेम होती है। सेम होने पर क्या होता है, ये जो फ्लक्स बनाएगा और ये जो फ्लक्स बनाएगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलो फिर आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फर्स्ट तो पहला जो हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो है आपका लोड करंट एंड टॉर्क के बीच में, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, ये आपका लोड करंट है, ये आपका टॉर्क है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है आपका सीरीज, जो आपका सीरीज मोटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है। सीरीज मोटर और शंट मोटर हम दोनों ग्राफ देखें, ठीक है। तो अगर मैं किस में जाऊं, शंट मोटर के ग्राफ में जाऊं तो दोनों का ग्राफ मैं पहले बना लेता हूं, फिर उनका कंबाइन इसमें बनता है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां पर सीरीज का बना रहा हूं, यहां पर शंट का बना रहा हूं, ठीक है। देखो सीरीज में कैसे बनाया था मैंने, ऐसा ऐसा यहां तक, फिर इसके बाद यहां से स्ट्रेट लाइन गई थी, ठीक है। और अगर संट की बात मैं करूं अगर, तो संट में कैसे बनाया था, स्ट्रेट लाइन बनाया था, ठीक है। तो अगर कंपाउंड मोटर की बात आती है और वो भी कम्युलेटिव, तो इसमें क्या होता है कि देखो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये लाइन किसके लिए है, आपका सीरीज मोटर के लिए, ठीक है। सीरीज मोटर हो गया। अब ये है आपका, सॉरी ये है आपका संट के लिए, ठीक है। सॉरी, ये आपका संट का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इसको यहां ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। और ये आपका सीरीज का ग्राफ है, तो ये मैंने सीरीज का ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया आपका, ठीक है। ठीक, तो ये किसके लिए आएगा, सीरीज के लिए, और ये किसके लिए आएगा, संट के लिए। इसके बीच में जो ग्राफ आता है ना, ठीक है, इसके बीच में जो ग्राफ आएगा, ठीक है, इसके बीच में ये यहां से स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद वो टाउ फाई आई को प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलो इसी से बनाते हैं, ये यहां से स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक। ये जो ग्राफ है ना, पहले तो कर्व में जाता है, उसके बाद आगे क्या जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन जो आपका संट का है वो स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। इनके मिडिल का जो ग्राफ होगा, इनके बीच का जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ होता है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, ठीक है। ठीक, इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होंगे, आपका सीरीज का भी और संट का भी, इसलिए जो ग्राफ होता है इनके बीच में आता है, ठीक है। तो आपने इस ग्राफ को याद रखना है, ठीक। तो ये पहले से क्या हल्का सा कम रहेगा, उसके बाद आगे जाके ये स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो इस टाइप का ग्राफ आता है, ठीक है। फिर से बनाते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट उस पर, ठीक, इसमें थोड़ा सा हो गया, ठीक है। देखो फिर ये आपका टॉर्क है, ये आपका लोड करंट है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है आपका ना, ये आपका सीरीज का ग्राफ कहलाता है, ठीक है। और ये आपका कहलाएगा संट का ग्राफ, ठीक है। इनके बीच में जो ग्राफ आएगा ये वाला मिडिल में एकदम, ये ग्राफ कहलाता है आपका किसका, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, ठीक है। तो ये ग्राफ इस टाइप से आएगा, ठीक, इनके बीच पे, ठीक है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में जो आपका टॉर्क और लोड करंट के बीच का ग्राफ होता है वो ये है, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा नेक्स्ट ग्राफ, किसी के बीच में
आपका लोड करंट एंड दूसरा ये, ठीक है, लोड करंट और स्पीड के बीच में, लोड करंट और स्पीड के बीच में मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वही फिर से आपका एक सीरीज का बनेगा, एक शंट का बनेगा, ठीक है। अगर मैं सीरीज की बात करूं, ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, जैसे जैसे आप लोड करंट बढ़ाते रहोगे, सीरीज आपने देखा जब मैंने फर्स्ट दिन सीरीज मोटर की बात की थी, तो जो स्पीड होता है ना वो ऐसे इंक्रीज करता है। जैसे अगर मैं लोड करंट की बात करूं, ये क्या है लोड करंट, ये क्या है स्पीड, ये क्या है लोड करंट, ये क्या है स्पीड, ठीक है। तो ये आपका सीरीज है, तो इस टाइप से ग्राफ डिक्रीज होता है, ठीक है। मतलब लोड करंट आप इंक्रीज करते जाओगे तो आपका जो स्पीड है वो कम होते रहेगा, ठीक है। और अगर मैं शंट मोटर की बात करूं, ठीक है, तो शंट मोटर में आप लोड करंट इंक्रीज करोगे ना तो आपका स्पीड क्या होता है, डिक्रीज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका जो फिगर था, इस टाइप का, ठीक है। तो ये आपका सीरीज के लिए हो गया, सीरीज मोटर, ये आपका शंट के लिए हो गया, ठीक है। ठीक, तो अगर मैं ग्राफ ऐसे ड्रॉ करूं, कम्यूटेटर में क्या होता है, मान लो ये आपका सीरीज का है, ठीक है, और ये ग्राफ आपका क्या होगा, इस टाइप से आएगा। अगर ड्रॉ करूं मैं तो ये इस टाइप से ये नीचे को आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये ग्राफ नीचे को डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब उतना स्पीड कम नहीं होता है, लगभग कांस्टेंट ही रहता है। तो ये कांस्टेंट वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन किसके लिए होगी, शंट के लिए, ये वाली किसके लिए होगी, सीरीज के लिए। तो इनके बीच में जो लाइन आएगी ना, ये मिडमैन के, ये कहलाएगी आपकी कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, इनके बीच में, ठीक है। इस ग्राफ और इस ग्राफ के बीच में जो लाइन आएगी, या फिर इन दोनों के बीच में जो, इसका कहने का मतलब है कि इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएगी, थोड़ा सा शंट और थोड़ा सा सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो कॉम्युलेटिव कंपाउंड में आपका लोड करंट और किसके बीच में, स्पीड के बीच में जो ग्राफ मिलेगा आपको इस टाइप से मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो दो ग्राफ हम देख चुके हैं, ठीक। अब है नेक्स्ट आपका तीसरा ग्राफ, इसकी बीच में टॉर्क एंड स्पीड के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका टॉर्क है, ये आपका स्पीड है, ठीक। तो टॉर्क इंक्रीज करने से, शंट मोटर में अगर मैं टॉर्क को इंक्रीज करता हूं तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। आपका जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक। और जब आपका किसकी बात करूं, सीरीज मोटर की बात करूं, शंट मोटर में तो कांस्टेंट रहता है, अगर सीरीज मोटर में बात करूं तो डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर ये देखो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप टॉर्क बढ़ाते रहोगे तो स्पीड क्या होगा, कम होते रहेगा, ठीक है। और अगर शंट मोटर की बात करूं तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो एक लाइन कांस्टेंट वाली होगी और एक डिक्रीज वाली होगी, तो इनके बीच में, बीच वाली लाइन क्या कहलाएगा, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो इनके बीच में, ठीक है। तो आपको पेपर में कम्युलेटिव कंपाउंड का जब पूछेगा तो दो लाइनें दी होंगी, उसके बीच में एक लाइन दी होगी, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि कम्युलेटिव है या फिर, तो वहां पर दो लाइनें दी होंगी आपको, ठीक है। तो उनके बीच में एक लाइन दी होगी, तो आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा कर्व कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है, ठीक है। तो बीच वाली लाइन जो होगी वो कहलाएगी आपको कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का ग्राफ, ठीक है। तो इन तीनों ग्राफों को आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अगर मैं किसकी बात करूं, कंपाउंड मोटर की बात करूं, ठीक है, या फिर कंपाउंड मोटर में किसकी, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करूं, तो हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखे, कैसे इनके ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो यूजेस, तीन ग्राफ देखे, ये अच्छे से याद रखना आप, ठीक है, एग्जाम में आएगा आपकी, ठीक है। तो अगर हम यूजेस की बात करते हैं, पहला यूज, इसको यूज किया जाता है प्रेस पे, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस जहां यूज होती है, ठीक। रोलिंग मशीन, ठीक है, रोलिंग मशीन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और कंप्रेसर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एलिवेटर्स में इसका यूज किया जाता है,
ठीक है, एलिवेटर्स, लिफ्ट्स, ठीक है, ये आप सब आपने देखा होगा। ठीक, तो इसका यूज कहाँ कहा जाता है? प्रेस हो गया, रोलिंग मशीन्स हो गए, ठीक है, कंप्रेसर्स हो गए, और आपका एलिवेटर हो गया, ठीक है। अब इसका जो स्पीड होता है ना, अगर इसकी खासियत क्या है, वेरिएबल स्पीड होता है, आप इसकी स्पीड को वेरी कर सकते हो, ठीक है। इसमें स्पीड क्या होता है? वेरिएबल होता है, ठीक, और स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग टॉर्क की बात करूं तो सीरीज जो डीसी मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, और इसका भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। लेकिन जो संट मोटर होता है उसका मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। ये बात याद रखना कि जो संट मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? मीडियम। लेकिन जो आपका डीसी सीरीज मोटर होगा उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, ठीक है। और आपका जो कम्युनिटिव कंपाउंड है उसका भी स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है? आपका संट मोटर, ठीक है। तो ये था आपका कम्युनिटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। अब है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ठीक है। ठीक है, यूजेस भी बता दिए, ये याद रखना आपने यूजेस के, ठीक है। प्रेस में यूज होगा, रोलिंग मशीन्स में यूज होगा, कंप्रेसर्स में यूज होगा, ठीक है, एलिवेटर्स में यूज होगा, ठीक है, और सीयर्स और पंचेस में यूज होते हैं, ठीक है। हैवी हैवी प्लेनर्स, ठीक है, हैवी प्लेनर्स में यूज होते हैं, ठीक, हैवी प्लेनर्स हो गए, ठीक, और हो गया कन्वेयर्स में यूज होते हैं, ठीक है, कन्वेयर्स में यूज होंगे। तो इनके यूजेस आपने याद रखने, ठीक है, ठीक। तो एलिवेटर्स, कन्वेयर्स, ठीक है, हैवी प्लेनर्स हो गया, रोलिंग मिल्स हो गया, एयर कॉम्प्रेसर्स हो गया, एक और फॉर सीयर एंड पंचेज, ठीक है। ये इतने इसके यूजेस हो गए, ठीक है। तो ये आपका था कम्युनिटिव कंपाउंड मोटर, लॉन्ग और संट, शॉर्ट और संट, ठीक है। अब आता है आपका डिफरेंशियल, ठीक है। इसमें लास्ट है आपका डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ठीक, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था डिफरेंशियल मतलब जिसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी अपोजिट होगी। इसमें भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों होते हैं, सेम वहां की तरह, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग संट मतलब इसमें संट क्या होगा? लॉन्ग होगा, इसमें संट क्या होगा? शॉर्ट होगा, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग की अगर बात करूंगा, ये आर्मेचर, ये आपका वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग यहां पर होगी, बस आपने कनेक्शन समझने हैं, ठीक है। अगर आपने कनेक्शन समझ लिया कि ऐसे ही होता है, आपको डिफरेंस करना आ जाएगा। ये है डीसी सप्लाई, एक मिनट, हाँ, डीसी सप्लाई, ठीक है। करंट यहां से अंदर जाएगा, कुछ चीज में जाएगा, कुछ चीज में जाएगा। अब देखो यहां से करंट आ रहा है, यहां से ऊपर जाएगा नहीं, और यहां से करंट नीचे को। तो ये आपका क्या है? संट करंट, ये आपका फील्ड करंट, सीरीज करंट जी हम कहेंगे। दोनों फील्ड है लेकिन ये संट है, ये सीरीज है, ठीक है। तो अब देखो फिर यहाँ ऊपर की नीचे की ओर है, यहाँ ऊपर की ओर है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए इसका नाम क्या होता है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ठीक है। एक दूसरे को जो फ्लक्स जो यहाँ पर बनेंगे एक दूसरे को क्या करते हैं? विरोध करते हैं, ठीक। तो इसलिए इसको डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहा जाता है, ठीक है। अब ये था आपका लॉन्ग। शॉर्ट में क्या होगा? वही संट को शॉर्ट करना आपने, ये आपका ये आर्मेचर के अक्रॉस बना देना है संट को बस, और आपका जो नीचे वाइंडिंग है वो ऐसा आते हुए यहां से डीसी सप्लाई, इसमें संट करंट, इसमें आपका ऊपर की ओर फील्ड करंट, सीरीज करंट है, ठीक है। सीरीज वाला वाइंडिंग है तो उसमें क्या आ जाएगा? सीरीज करंट आएगा। ये आपका क्या था? आर्मेचर, यहां से आएगा लोड करंट, ठीक है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक। तो ये आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर्स, ठीक है।
लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसका ज्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है, लेकिन अब कनेक्शन होता है तो इसको हमने समझना है, ठीक है, इसके कैरेक्टर्स भी समझने हैं, ठीक हो गया। तो इसमें एक चीज मेन याद रखना आपने कि इसमें जो फ्लक्स यूज होते हैं एक दूसरे को विपरीत होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हो, काटते हैं, ठीक है, अपोज करते हैं, ठीक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि एक दूसरे को फ्लक्स को काटते हैं, तो स्टार्टिंग में मोटर को स्टार्ट करने में परेशानी होती है, ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा यूज करते नहीं है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करना है हमने, फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसको शॉर्ट किया जाता है, ठीक है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे तो सिर्फ यही फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जिससे आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि दोनों जो फ्लक्स होते हैं एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो स्टार्टिंग में मोटर स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए या फिर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के समय सीरीज फील्ड को शॉर्ट कर दिया जाता है। ये याद रखना कि जब आपका मोटर स्टार्ट नहीं होता क्योंकि दोनों अपोज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो सीरीज वाइंडिंग है ये वाली और ये वाली, इनको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर एक बार आपका मोटर या फिर मशीन रोटेट करने लग जाए तो उसके बाद हम फिर से आपका जो शॉर्ट होता है उसको हटा देते हैं और फिर जो फील्ड वाइंडिंग है अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करने लग जाता है, ठीक है। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम, ठीक है। तो अगर फर्स्ट बात करूं, टॉर्क एंड लोड करंट के बीच में, ठीक है। ठीक, तो उसमें जैसे जैसे आप लोड करंट इंक्रीज करोगे, ठीक है, वैसे वैसे आपका, ठीक है, जो टॉर्क है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ग्राफ देखो फिर, ये आपका लोड करंट है, ये आपका टॉर्क, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका लोड करंट इंक्रीज करेगा तो उससे ही आपका जो टॉर्क है वैसे ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं टॉर्क और लोड करंट के बीच में ग्राफ की बात करूं तो इस टाइप का बनेगा कि लोड करंट इंक्रीज करते जाओगे तो टॉर्क आपका इंक्रीज करेगा इस हिसाब से, ठीक है। और अगर स्पीड और लोड करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो जैसे जैसे आप लोड करंट इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका स्पीड इंक्रीज करेगा, ठीक है। और लास्ट ग्राफ है इसमें आपका किस बीच में, टॉर्क और स्पीड के बीच में, ठीक है। तो वही है, मतलब लोड करंट इंक्रीज करना या फिर टॉर्क इंक्रीज करना, तो टॉर्क इंक्रीज करोगे तो आपका स्पीड भी इंक्रीज करेगा, तो ये दोनों ग्राफ सेम ही होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप टॉर्क इंक्रीज करोगे तो उसके साथ स्पीड भी इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। ठीक, तो आपका जो टॉर्क है, ठीक है, जैसे जैसे टॉर्क इंक्रीज करोगे तो आपका स्पीड भी इंक्रीज करेगा, लेकिन धीरे धीरे करता है, क्यों, ओवरलोडिंग के कारण, ओवरलोडिंग प्रभाव के कारण आप जैसे जैसे टॉर्क इंक्रीज करोगे तो आपका स्पीड इंक्रीज करेगा लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आपके 3 ग्राफ हो गए, इनको याद रखना, ठीक है। आपको जब एग्जाम में आएगा ना तो सबसे, अगर मिक्स करके दिया हो ग्राफ तो सबसे ऊपर वाला जो ग्राफ होगा वही होगा आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का ग्राफ, ठीक है। तो हमें से याद रखना, अगर बहुत से कंबाइन में आपको ग्राफ दिए हैं तो जो सबसे ऊपर का ग्राफ होगा, सबसे टॉप वाला, जैसे मिक्स करके दिया होगा ना, जैसे अभी तक ये मैच कर रहे थे, ये ऐसे साथ दिया हो, तो जो सबसे ऊपर वाला ग्राफ होगा ये वाला जो ग्राफ होगा वो होता है डिफरेंशियल आपका कंपाउंड मोटर का ग्राफ, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ हमने इसमें याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें इसी कारण ना इसका जो यूज है उतना नहीं है, ठीक है। ओवरलोडिंग के प्रभाव के कारण इसका जो स्पीड होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसको कम यूज करते हैं, ठीक। अब इसको जो मेनली यूज किया जाता है वो बैटरी चार्जिंग में या फिर एज ए बूस्टर यूज किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली इसका यूज बहुत कम है, लेकिन बैटरी चार्जिंग में कहीं कहीं इसका यूज करते हैं, बैटरी चार्जिंग और बूस्टर की तरह। बूस्टर मतलब वोल्टेज जो ड्रॉप है उसको फुलफिल करता है। बूस्टर का काम ये नहीं होता है वोल्टेज बनाना, बूस्टर का काम होता है कि जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रखा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, उस लॉस को भरपाई करना, ठीक है। तो इसका ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। फिर भी आप ये ग्राफ याद रखना, ठीक है, और ये सर्किट डायग्राम याद रखना, ठीक है। तो मेन आपको वही याद रखना है, सीरीज और शंट मोटर, सीरीज मोटर और
कंपाउंड का कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पेपर में क्या पता आ जाए, तो सर्किट याद रखना, आप सर्किट डायग्राम को याद रखना है, ठीक है। यूज कहां होता है, बैटरी चार्जिंग में और एज ए बूस्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका डीसी शंट मोटर, ठीक है। स्टूडेंट आप इसको देखिए, ठीक। कल हमारा जो टॉपिक होगा स्टार्टर, डीसी मोटर स्टार्टर।